हेलो गाइस, वेलकम बैक। दिस इज़ माय कंटिन्यूड लेक्चर, नेक्स्ट लेक्चर। आपका हमने माउथ तक छोड़ा था लास्ट टाइम, ठीक है। तो माउथ में मैंने आपको कुछ चीज़ें बोली थी कि माउथ में गम्स होते हैं, टीथ होते हैं, जैसे ये टीथ बन रहे हैं आपको दिख रहे हैं, एंड बीच में हार्ड पैलेट होती है, ठीक है, लिप्स होते हैं, ये सारी चीज़ें होती है, टॉन्सिल्स होते हैं, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। इसको डिटेल में देख लेंगे। तो देखो जी, ये जो आपकी टंग है, टंग किसका काम करती है? टंग आपका टेस्टिंग में काम करती है। टंग के ऊपर जो है वो टेस्ट बर्ड्स रहते हैं टेस्टिंग के लिए, टेस्ट बर्ड्स। और भी चीज़ों में काम करती है, जैसे खाना जब खाते हो तो खाने को मिक्स करने में मदद करती है। जो आपका थूक होता है, सलाइवा, थूक को हम सलाइवा कहते हैं। सलाइवा के साथ फूड को मिक्स करने में और फूड को सॉफ्ट बनाने में मदद करती है। आपको बोलने में मदद करती है, ठीक है। जब आप बोलते हो तो टंग की मदद से बोल पाते हो। और इसके अलावा टंग का एक और काम है टेस्टिंग का, ठीक है। तो टेस्टिंग के लिए टंग के पास जो है वो टेस्ट बड्स रहते हैं, ठीक है। टेस्ट बड्स रहते हैं टेस्टिंग के लिए टंग के पास, और 4 तरह के टेस्ट बड्स होते हैं टंग के पास, वो मैं आपको दिखा दूंगा। इसके अलावा आपके माउथ में 4 तरह के दांत होते हैं ह्यूमंस के माउथ में, इंसीजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर्स, ठीक है। इंसीजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। ये आप खुद देख रहे हो, मोलर्स ये पीछे वाले, ये वाले मोलर्स हैं जो चौड़े वाले दांत हैं, ये प्रीमोलर्स। ये इंसीजर ऐसे नोकीले से जो दांत दिख रहे हैं आपको, ये नोकीले से, ये इंसीजर्स हैं। और सॉरी, ये कैनाइन्स हैं जो नोकीले से हैं। नोकीले वाले दांत जो हैं, ये देखो, ये मेंशन किया हुआ कैनाइन, ठीक है। नोकीले दांत कैनाइन्स हैं। और इंसीजर आगे वाले, ये आगे वाले जो फ्लैट दांत होते हैं ना, ये फ्लैट दांत आगे वाले, इनको इंसीजर्स कहते हैं। तो इंसीजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, इस तरह से। बाकी आप यहाँ देख रहे हो बीच में घंटी जैसा स्ट्रक्चर लटक रहा है, इसको कहते हैं यूवुला। ऊपर एक पैलेट होती है हार्ड, एक पैलेट, एक बोनी स्ट्रक्चर होता है जिसको कहते हैं हार्ड पैलेट। गम्स होते हैं दांतों और आगे लिप्स के बीच में एक स्किनी स्ट्रक्चर होता है जिसको गम्स कहते हैं। तो ये था आपका पूरा माउथ का स्ट्रक्चर। हर एक का फंक्शन देखेंगे, कैसे कौन क्या काम कर रहा है, ठीक है। तो उसके लिए अपनी स्लाइड पे वापस आते हैं, ठीक है। उसके लिए ये आ गई हमारी स्लाइड्स वापस। तो हर एक का फंक्शन देखेंगे, कौन क्या काम कर रहा है। तो हाँ, इसके लिए आई विल यूज़ द वाइट बोर्ड। तो वाइट बोर्ड देखो, तो देखो जी, जो आपका टीथ है, टीथ मैंने बोला 4 तरह के होते हैं। टीथ का आप ऐसे डेंटल फार्मूला होता है एक। डेंटल फार्मूला क्या होता है टीथ का? 2 1 2 3 अपॉन 2 1 2 3 इंटू 2। देखो, आपके जो टीथ हैं ये 2 तरह के होते हैं, मिल्की टीथ और आपका परमानेंट टीथ। मिल्की टीथ जो होते हैं, जो आपको बचपन में आए थे, मिल्की टीथ, ठीक है, बचपन में आते हैं, वो 20 ही होते हैं। बचपन में आपको एक इंसान के बच्चे को मैक्सिमम 20 दांत ही आ सकते हैं, मिल्की टीथ। परमानेंट टीथ, उसको जो है वो 32 इन नंबर, ठीक है। जब दूध के दांत टूट जाते हैं उसको फिर परमानेंट टीथ आते हैं। फिर जब ये टूट जाए तो इनके अलावा, इनके बाद दोबारा एक दांत नहीं आता है। तो परमानेंट टीथ इसलिए इनको परमानेंट कहते हैं। ये 32 होते हैं। डेंटल फॉर्मूला ये रहता है 2 1 2 3 अपॉन 2 1 2 3 इंटू 2। ये कैसे? देखो जी, आपका, मैं इसके लिए आपको फिर से डायग्राम ही दिखाता हूँ। तो हाँ, हम क्रोम पे ही सर्च करके मैं आपको यहीं से दिखा देता हूँ डायग्राम। ठीक है, तो डायग्राम आपकी यहाँ पे हम देख रहे हैं डेंटल फॉर्मूला, यहीं से आपको, ताकि क्लियर हो जाए, डेंटल फॉर्मूला, ठीक है। तो ये आ गया आपका, हाँ ये देखो जी, ये डेंटल फॉर्मूला की अच्छी डायग्राम है। यहाँ से देख लो, ये इन्होंने यहाँ से कलर किया है 2 1 2 3। ये देखो, देखो दोस्तों, जब आप अपना माउथ ऐसे खोलोगे ऐसे पूरा, तो क्या होगा कि ये माउथ को हम जब डेंटल फॉर्मूला बनाते हैं, तो डेंटल फॉर्मूला जब हम बनाते हैं तो उसमें क्या करते हैं हम लोग,
हाँ, तो वेट, डेंटल फॉर्मूला बनाने के लिए आप क्या करते हो, आप हाँ अपने माउथ को बिल्कुल दो हिस्सों में ऐसे डिवाइड कर देते हो लाइक दिस, ठीक है, ये दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, मतलब आधे ये दांत आधे ये दांत, फिर आधे ये दांत आधे ये दांत। तो मैं आपको इसको एक्सप्लेन भी करूंगा। मैंने लिखा ना डेंटल फॉर्मूला क्या था, 2 1 2 3 अपॉन 2 1 2 3 इंटू 2। इसको मैथ की तरह मत लेना, ये थोड़ा अलग होता है। ये 2 1 2 3 क्या है, ये 2 जो वो बोल रहा है, वो बोल रहा है 2 जो है ये इंसीजर हैं, ये दो इंसीजर देख रहे हो आप, ये और ये दो इंसीजर है पिंक कलर के। फिर 1 ये आगे कैनाइन, वो नोकीला दांत, 2 1, फिर आगे 2 ये आगे प्री मोलर, फिर आगे 3 ये मोलर्स, ये तीनों क्या आ गए, मोलर्स आ गए, ठीक है। तो 2 1 2 3, तो 2 1 2 3 इंटू 2 लिखा है ना, तो 2 1 2 3 इधर से, 2 1 2 3 इधर से, इसलिए 2 1 2 3 अपर जॉ में इस तरह से 2, ठीक है। वैसे ही लोअर जॉ में ये अपर जॉ का हो गया, अपर जॉ को 2 1 2 3 एक बार किया, फिर 2 1 2 3 दो बार किया, इसलिए 2 1 2 3 इंटू 2, 2 1 2 3 इंटू 2, नीचे भी ऐसे 2 1 2 3 2 1 2 3, तो 2 1 2 3 इंटू 2। इसलिए इस फॉर्मूले को ऐसे इस तरह से करते हैं हम लोग। तो मैं आपको जो है वाइट बोर्ड दिखा रहा था, तो व्हाइट बोर्ड में आप देखो कैसे हम कर रहे हैं इस फॉर्मूले को। तो मैंने बोला 2 1 2 3, तो यही आपको थोड़ा आइडिया लग गया होगा, अब तो फोटो भी आपने देख ली। तो ये प्लेन जो आगे 2 इंसीजर्स, देन एक कैनाइन, 2 प्री मोलर, 3 मोलर, है ना, 3 मोलर 2 प्री मोलर, एक कैनाइन नोकीला सा बना दिया और 2 इंसीजर्स, ठीक है। यहाँ डायग्राम नहीं बना सकते, इसलिए मैंने वो क्रोम खोला था आपको दिखाने के लिए। तो 2 1 2 3 अपॉन 2 1 2 3 इंटू 2, तो इसका कैलकुलेशन भी इस तरह से बन जाएगा आपका। देखो 2 1 2 3 कितना हो गया, 2 2 4, 4 + 1 5, 5 + 3 8, ठीक है। 8 इंटू 2 16, मतलब 16 दांत ऊपर, 8 यहाँ पे, 8 यहाँ पे। वैसे ही 16 दांत नीचे, 2 1 2 3 8 इंटू 2 है ना, तो 8 यहाँ पे, 8 यहाँ पे, 8 यहाँ पे, 8 यहाँ पे, तो 16, ये 2 1 2 3 इंटू 2 है 16, मतलब 8 इधर 8 इधर, और 2 1 2 3 16 नीचे, तो 16 और 16 32। ये मैथ नहीं है कि आप काट दोगे इसको, या इस तरह से, इसको डेंटल फॉर्मूला कहते हैं। शायद पेपर में पूछ सकते हैं डेंटल फॉर्मूला ऑफ ह्यूमन बींग्स क्या होता है। तो ये आ गया टीथ के बारे में। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आता है आपका टंग, ठीक है। टंग के बारे में देखो, ज़्यादा तो नहीं है, बस टेस्ट बड्स का ध्यान में रख लो कि जो टंग के टेस्ट बड्स होते हैं, टंग की जो टिप होती है, टिप पे स्वीट एंड सॉल्ट, नमकीन और मीठा ज़्यादा आपको फील होता है। ऐसा नहीं कि पीछे नहीं होता, लेकिन टंग की टिप पे ज़्यादा फील हो, इसलिए जब आइसक्रीम खाते हो ऐसे लिक करते हो ना टिप से टंग की, इसलिए स्वीट एंड सॉल्टी टेस्ट ज़्यादा टंग में यहाँ फील होते हैं। खट्टा टंग की साइड पे फील होता है, तो टंग के यहाँ पे सोर टेस्ट के लिए टेस्ट बड्स होते हैं। टंग के फ्रंट में स्वीट एंड सॉल्टी के लिए होते हैं, टंग के साइड पे सोर टेस्ट के लिए होते हैं, और टंग के लास्ट में बिटर टेस्ट के लिए होते हैं, बिटर टेस्ट के लिए, ठीक है, ज़्यादा। तो अभी इसलिए कड़वी चीज़ें जब खाते बोलते हैं ना घटक लो, ताकि यहाँ पे ज़्यादा वो रहे नहीं और आपको फील ना हो ज़्यादा। तो ये सारे टंग का आ गया, टंग टेस्टिंग में मदद करता है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट टंग के अलावा आपका आ जाता है अब मेन जो है सैलिवरी ग्लैंड्स। मेन आ जाता है आपका सैलिवरी ग्लैंड्स। तो ये जो सैलिवरी ग्लैंड है आपके, आप सभी जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, अभी के अभी मेरी वीडियो देखते हुए अपने मुंह में जो है वो सलाइवा लेने की कोशिश करें, माउथ में अपने थूक लेने की कोशिश करें, ज़रा लेके देखें, ताकि आपको रटना ना पड़े, आपको खुद ही याद हो जाए। तो जब आप माउथ में थूक लेंगे, आपको एक यहाँ से, एक यहाँ से और एक यहाँ से फील आएगा कि थूक आ रहा है, यहाँ से और यहाँ से। तो वो इस वजह से देखो, यहाँ से और यहाँ से। तो क्यों? क्योंकि सलाइवरी ग्लैंड
3 पेयर ऑफ सलेवरी ग्लैंड होते हैं हमारे माउथ में, 3 जोड़े होते हैं सलेवरी ग्लैंड्स के माउथ में जो प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे और यहाँ पे। ठीक है, तो सब उनके नाम इस तरह से होते हैं, पैरोटिड, सबलिंगुअल और सब मैक्सिलरी कह लो। या फिर ठीक है, तो ये 3 तरह के सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं आपके माउथ में, जो मिलकर क्या बनाते हैं आपकी माउथ में सलाइवा बनाते हैं। ठीक है, ये 3 तरह के सलाइवरी ग्लैंड जो मिलकर सलाइवा बनाते हैं आपके माउथ में। और आपका सलाइवा जो आपका थूक होता है, आपके थूक में मेनली क्या चीज़ें होती है, H2O वाटर होता है, म्यूकस होता है। म्यूकस आपकी बॉडी में चिपचिपा सा सबस्टांस होता है, जहाँ पे भी आपका चिपचिपा, नाक में, मुंह में, इंटेस्टाइन्स के अंदर चिपचिपा सा सबस्टांस, इसको म्यूकस कहते हैं। और इसके अलावा आपके थूक में जो है एंजाइम होता है, एक स्पेशल एंजाइम जिसका नाम होता है टाइलिन। ठीक है, टाइलिन। स्पेलिंग देख लेना। और इसी टाइलिन का दूसरा नाम है सलाइवरी अमाइलेज। ठीक है, तो टाइलिन का ही दूसरा नाम है सलाइवरी अमाइलेज। तो आपका ये आ गया माउथ के बारे में। तो अब देखो जी, अब माउथ में होगा क्या, माउथ में खाना च्यू करोगे आप, खाना दांतों की मदद से खाने को च्यू करोगे, छोटे छोटे पीस में कन्वर्ट करोगे। देन जो है आपका टंग की मदद से मिक्स करोगे और सलाइवा की मदद से फूड को सॉफ्ट भी करोगे। अच्छा ये देखो आपके ग्लैंड्स देख लो, पैरोटिड, सबमेंडिबुलर और सबलिंगुअल। वहाँ मैंने सॉरी मैक्सिलरी लिख दिया ना, वहाँ मैंडिबुलर है। जहाँ मैंने मैक्सिलरी लिखा ना आप लोगों को, वहाँ आप मैंडिबुलर लिख लो। ठीक है, यहाँ पे आप मैंडिबुलर लिख लो। ठीक है, सब मैंडिबुलर। तो देखो जी, हाँ, तो ये 3 ग्लैंड्स हैं। पैरोटिड इसलिए मैंने बोला थूक यहाँ से आता है, सबलिंगुअल जीभ के नीचे से, सबमैंडिबुलर ये साइड से, थोड़ा सा साइड से जीभ के नीचे से और यहाँ से। तो पैरोटिड, सबमैंडिबुलर, सबलिंगुअल ये सारे ग्लैंड्स हैं। ठीक है, तो अब देखो फेरिंक्स, ओरल कैविटी और टंग। तो क्या रहता है कि अब आपने खाना खाया और खाना जो है वो छोटे छोटे पीस में कन्वर्ट हो गया, सॉफ्ट हो गया। अब इसकी मदद से ही जो है वो खाना ब्रेक डाउन होगा। ठीक है, माउथ में जो है वो खाना ब्रेक डाउन होगा। कैसे, देखो माउथ में, अब आपसे कोई पूछे डाइजेशन कहाँ पे शुरू होती है, तो आप बोलोगे डाइजेशन माउथ में शुरू होती है। ये कंफ्यूजन मत रखना कि डाइजेशन स्टमक में होती है, डाइजेशन माउथ में शुरू हो जाती है। कैसे, माउथ में मैंने आपको बोला एक एंजाइम होता है, बिकॉज जहाँ पे एंजाइम वहाँ पे डाइजेशन होना पॉसिबिलिटी है। तो माउथ में एक एंजाइम होता है जिसका क्या नाम था, सलाइवरी अमाइलेज। तो सलाइवरी अमाइलेज क्या काम करेगा, सलाइवरी अमाइलेज फूड में कार्बोहाइड्रेट, आप मेरी वीडियो देख चुके हैं और आपको पता है कार्बोहाइड्रेट क्या होता है। फूड में कार्बोहाइड्रेट को तोड़ेगा, फूड के अंदर कार्बोहाइड्रेट को तोड़ देगा कौन, सलाइवरी। क्योंकि फूड के अंदर और भी चीज़ें हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, बड़ी सारी चीज़ें, लेकिन सलाइवरी अमाइलेज सिर्फ किसको तोड़ेगा, कार्बोहाइड्रेट को। किसमें, माउथ में, मतलब माउथ में ही डाइजेशन शुरू हो जाएगी किसकी, कार्बोहाइड्रेट की। और कार्बोहाइड्रेट किस में टूटेगा, एक शुगर में, उस शुगर का नाम है माल्टोस। बिकॉज कार्बोहाइड्रेट एक क्या है, शुगर। कार्बोहाइड्रेट की सिंपल फॉर्म्स क्या होती हैं, शुगर। मैंने बताया अपनी वीडियो में, मेरी वीडियो देख सकते हो। तो कार्बोहाइड्रेट सलाइवरी अमाइलेज की मदद से माल्टोज में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया, माउथ में ही डाइजेशन आपकी शुरू हो गई। नेक्स्ट आता है दोस्तों, अब फूड जो है वो फेरिंग्स के होते हुए, देखो बीच में यहाँ पे ये वाला एरिया ना, ये वाला एरिया, ये देख रहे हो, ये वाला एरिया, इस एरिया को हम फेरिंग्स कहते हैं। इसको रुको मैं कलर चेंज कर देता हूँ। तो ये जो ये एरिया देख रहे हो ना, ये वाला, दिस एरिया इज कंसिडर्ड टू बी फेरिंग्स।
फेरिंग्स एक कॉमन एरिया है जहाँ पे ये देखो, नाक से नेजल कैविटी और माउथ से बकल कैविटी, नाक से नेजल कैविटी, माउथ से बकल कैविटी जहाँ पे मिलती हैं, ये जो कॉमन एरिया होता है इसको कहते हैं फेरिंग्स। ठीक है, बस फेरिंग से होता हुआ फूड जाएगा फूड पाइप में, ये आ गई आपकी फूड पाइप। और फूड पाइप को क्या कहते हैं? ईसोफेगस। ईसोफेगस, और ईसोफेगस के अंदर फूड जो है वो स्टमक की तरफ जाता है। और ईसोफेगस के अंदर एक मूवमेंट होती है जिसको कहते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। इस मूवमेंट को क्या कहते हैं? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ईसोफेगस के अंदर आपकी एक मूवमेंट होती है जिसको कहते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट या पेरिस्टाल्सिस। तो ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या है कि ईसोफेगस जो फूड पाइप है वो फूड को नीचे ऐसे धक्का देती है। माउथ में आपने जब फूड लिया, फूड को चबाया, तो फूड के छोटे छोटे बॉल्स बना देते हो आप, उसको कहते हैं बोलस। तो फूड का जो बोलस है वो ईसोफेगस के अंदर ऐसे ऐसे नीचे नीचे धकेला जाता है। जैसे ये ईसोफेगस है, ये फूड है, ईसोफेगस इस फूड के ऊपर नीचे की तरफ ऐसे ऐसे फोर्स लगाएगी, नीचे नीचे उसको धकेलेगी, और फूड जो है वो धक्का लगते हुए कहाँ पे पहुंच जाएगा? स्टमक में पहुंच जाएगा। देन आ जाता है आपका स्टमक में फूड आ जाता है। अब स्टमक के अंदर मेनली डाइजेशन होगी। स्टमक के अंदर आपकी क्या क्या चीज़ें रहती हैं? स्टमक के अंदर आपका HCl रहता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। स्टमक के अंदर आपका पेप्सिन रहता है। स्टमक के अंदर आपका रेनिन रहता है। ये कुछ बातें ध्यान में रख लो। रेनिन, इनके ऊपर क्वेश्चन आएंगे, स्टमक के ऊपर आते हैं। तो स्टमक के अंदर डाइजेशन होती है। HCl क्या काम करता है? HCl एसिड होता है, ये फूड को पेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने में मदद करता है, प्लस ये आपको इम्यूनिटी में भी मदद कर रहा है। अब देखो, फूड आप कैसे भी खा रहे हो, फूड के ऊपर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया आपको इन्फेक्शन ना कर दे, तो HCl एक तरह से वो चीज़ प्रिवेंट, क्योंकि HCl एसिड है, एसिड में कोई भी मतलब काफ़ी सारे बैक्टीरियाज मर जाते हैं, उनका सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है। तो फूड आपका डिसइंफेक्ट हो गया HCl की मदद से, प्लस आपका फूड जो है अभी तक सॉलिड फॉर्म में था जब तक माउथ से इधर आया, अब वो पेस्ट फॉर्म में आ जाएगा, बिल्कुल पेस्ट जैसी बन जाएगी, उसको कहते हैं काइन। पहले फूड को क्या कहते थे? बोलस, क्योंकि फूड को आपने चबा चबा के उसकी छोटी छोटी बॉल्स बना दी थी। अब फूड जब स्टमक में आ जाता है वो पेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, उसको कहते हैं काइन। क्या कहते हैं? काइन, CHYME, काइन। ठीक है, तो ये HCl का ये काम है। और HCl का एक और काम है कि HCl पेप्सिन को एक्टिवेट करता है। पेप्सिन, रेनिन इन लोगों को क्या करता है? एक्टिवेट करता है, इनको जगाता है। ठीक है, ताकि ये अपना काम कर सके। पेप्सिन क्या करेगा? ठीक है, पेप्सिन क्या करेगा? फूड के अंदर प्रोटीन को तोड़ेगा। किसको? प्रोटीन को। तो बेसिकली प्रोटीन की डाइजेशन सबसे पहले कहाँ? कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन सबसे पहले कहाँ हो गई थी? माउथ में। माउथ में सिर्फ कार्बोहाइड्रेट टूटता है और कुछ नहीं टूटता है, हमने देखा था। अब प्रोटीन सबसे पहले कहाँ टूटता है? स्टमक में। स्टमक में सिर्फ और सिर्फ किसकी डाइजेशन होती है? प्रोटीन की डाइजेशन होती है। किसकी मदद से? पेप्सिन की मदद से। और पेप्सिन के अलावा, ये तो आगे पेप्सिन, पेप्सिन के अलावा स्टमक में एक और एंजाइम होता है जिसको कहते हैं रेनिन। लेकिन ये एंजाइम सिर्फ बच्चों में ही रिलीज होता है। चाइल्ड और इन्फेंट, जो छोटे बच्चे होते हैं, नवजात शिशु या छोटे छोटे बच्चे, उनमें ही ये रेनिन नाम का एंजाइम रिलीज होता है। आप में और मुझ में ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये स्पेशल एंजाइम है जो किसको तोड़ने में मदद करता है? ये भी प्रोटीन को तोड़ने में मदद करता है। लेकिन कौन सा प्रोटीन? मिल्क का प्रोटीन। स्पेसिफिकली कौन सा? मिल्क का प्रोटीन। जो दूध के अंदर प्रोटीन होता है, मिल्क प्रोटीन, दूध के अंदर पाया जाने वाला प्रोटीन, उसको कहते हैं केजिन, सीजिन। ठीक है, दूध के अंदर पाए जाने वाले प्रोटीन को कहते हैं सीजिन या केजिन। वो जो है वो मिल्क के अंदर मिलता है, मिल्क प्रोटीन, सीजिन। ठीक है, तो ये जो है रेनिन इस मिल्क प्रोटीन को, सीजिन को तोड़ने में मदद करता है। दैट्स इट। और ये सिर्फ बच्चों में रिलीज होता है, एडल्ट्स में नहीं होता है। क्वेश्चन बन सकता है इसके ऊपर। रेनिन बच्चों में ही रिलीज होता है, एडल्ट्स में रिलीज नहीं होता। और पेप्सिन जो है वो बड़ों में और बच्चों में सब में रिलीज हो जाएगा। बच्चों में मेनली रेनिन होता है। क्यों? इसका रीजन भी है। आपको पता है बच्चे ज्यादातर क्या फीड लेते हैं? बच्चे जब छोटे होते हैं उनको ज्यादा उनकी फीड होती है दूध, तो इसलिए दूध को स्पेसिफिकली डाइजेस्ट करने के लिए उनके अंदर रेनिन रिलीज होता है। अब फूड जो है स्टमक से होता हुआ नीचे आएगा इंटेस्टाइन्स में। अब इंटेस्टाइन्स में आने से पहले आप यहाँ पे देख रहे हो, ये एक स्ट्रक्चर सा बना हुआ है ऐसे पत्ते जैसा, इसको कह रहे हैं पैंक्रियास। एक ये पैंक्रियास और ये एक ऐसा बड़ा सा स्ट्रक्चर है, दिस इज योर लिवर। ठीक है,
और लीवर के अंदर ही यहाँ पे आपके पास आ गया, दिस इज योर गाल ब्लैडर, ये गाल ब्लैडर है यहाँ पे। तो आप देखो क्या हो रहा है कि लीवर और पैंक्रियास ये डाइजेशन में रोल प्ले करते हैं, मदद करते हैं। कैसे? फूड इनके अंदर नहीं जाता, फूड तो स्टमक से इंटेस्टाइन में आ रहा है, लेकिन स्टमक से इंटेस्टाइन में आते आते लिवर से गाल ब्लैडर से एक पाइप सी आती है जो इंटेस्टाइन में मिलती है, और पैंक्रियास से भी एक पाइप आती है जो इंटेस्टाइन में मिल जाती है। पैंक्रियास भी एक जूस सेक्रीट करता है जिसको कहते हैं पैंक्रियाटिक जूस, ठीक है, पैंक्रियाटिक जूस। और इस पैंक्रियाटिक जूस में बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो डाइजेशन करने में मदद करते हैं। और लिवर, ठीक है, लिवर भी जो है आपका एक जूस रिलीज करता है, उस जूस को कहते हैं बाइल जूस। लीवर एक जूस रिलीज करता है जिसको कहते हैं बाइल जूस, ये भी डाइजेशन करने में मदद करता है। और बाइल जूस का स्पेसिफिक एक और काम है वो भी बताऊंगा। अब देखो जी, ये एक इंपॉर्टेंट चीज जो पेपर में पूछी जा सकती है कि लीवर बाइल जूस बनाता है, लीवर जो है वो बाइल जूस बनाता है, लेकिन बाइल जूस को स्टोर कौन करता है? गाल ब्लैडर। लीवर प्रोड्यूस करता है बाइल जूस, ठीक है, और स्टोर कौन करता है? गाल ब्लैडर। लीवर से बाइल जूस बनता है ना, तो वो गाल ब्लैडर में स्टोर हो जाता है। फिर गाल ब्लैडर से बाइल जूस इंटेस्टाइन में जाता है ताकि फूड की डाइजेशन हो सके। अब बाइल जूस का एक स्पेसिफिक काम है जिसको कहते हैं इमल्सिफिकेशन। डाइजेशन तो करने में मदद करता है, लेकिन मेन इसका काम है इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन क्या होता है? बड़े बड़े फैट मॉलिक्यूल्स का छोटे छोटे फैट मॉलिक्यूल्स में टूटना, उसको कहते हैं इमल्सिफिकेशन। जो क्योंकि फैट को डाइजेस्ट करना इजी नहीं होता, फैट बड़ा मॉलिक्यूल होता है और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होता है, उसको डाइजेस्ट करने के लिए बाइल जूस आता है। और बाइल जूस डाइजेस्ट नहीं करता है बेसिकली, बाइल जूस क्या करेगा? बड़े बड़े फैट के मॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे फैट के मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देगा। इस प्रोसेस को कहते हैं इमल्सिफिकेशन, ठीक है। तो इंटेस्टाइन में जब फूड आता है तो वहां से फूड के साथ कौन कौन मिक्स हो जाएगा? पैंक्रियास से पैंक्रियाटिक जूस और लीवर से बाइल जूस। बाकी आपको पता है पैंक्रियाटिक जूस में एंजाइम्स हैं। और पैंक्रियाटिक जूस के अलावा एक और चीज रिलीज करता है, आप सभी को पता है, हार्मोन्स, इंसुलिन हार्मोन और ग्लूकागॉन हार्मोन। हार्मोन हमारा टॉपिक नहीं है, बट आप सर्च कर सकते हैं। तो इंटेस्टाइन में अब जो है वो खाना मिक्स हो गया पैंक्रियाटिक जूस से और यहाँ से लीवर से बाइल जूस से। पैंक्रियाटिक जूस और बाइल जूस दोनों की मदद से खाना जो है प्रॉपर डाइजेस्ट हो जाएगा। अब खाना पूरी तरह से डाइजेस्ट हो चुका है। अब खाना जो है वो आ गया आपका ये छोटी छोटी इंटेस्टाइन, ये छोटी इंटेस्टाइन में, इसको कह रहे हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। जो अंदर में इंटेस्टाइन दिख रही है आपको अंदर, ये आ गई आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन। अब जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना प्रॉपरली डाइजेस्ट हो गया है, लेकिन अगर जो नहीं हुआ है उसका भी इलाज है। स्मॉल इंटेस्टाइन में भी आपका जो है वो जूस रिलीज होता है जिसमें बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं। और स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटेस्टाइनल जूस आप कह लो इसको, इंटेस्टाइनल जूस। तो दोस्तों डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन तक चलती रहती है। स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन हो जाती है। कोई क्वेश्चन पूछे कि फाइनल कंप्लीट डाइजेशन कहाँ हो जाती है, तो कहाँ हो जाती है? स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। फाइनल माउथ से शुरू हुई थी, माउथ में कार्बोहाइड्रेट टूटा, स्टमक में प्रोटीन्स टूटे, पैंक्रियाज और लीवर के बाइल जूस और पैंक्रियाटिक जूस की मदद से और भी जो बची बुची चीज़ें थी, फैट, विटामिन, ये सारी वो सारी चीज़ें टूट गई, डाइजेस्ट हो गई। और फिर भी कुछ बच गया तो इंटेस्टाइन में भी जूस रिलीज होता है, इंटेस्टाइनल जूस, उसकी मदद से भी जो है वो फर्दर डाइजेशन हो जाती है जिसकी ना हुई हो। तो इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन हो गई। अब इंटेस्टाइन में डाइजेशन के अलावा एक और स्टेप होता है जिसको हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन, ठीक है। इंटेस्टाइन में डाइजेशन के अलावा एक और स्टेप होता है जिसको कहते हैं एब्जॉर्प्शन, ठीक है। इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होगा फूड का, क्योंकि अब फूड डाइजेस्ट हो गया, फूड सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब आ जाता है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन क्या होता है? इंटेस्टाइन के अंदर ना ऐसे फिंगर जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, ऐसे फिंगर जैसे। इन फिंगर जैसे स्ट्रक्चर्स को कहते हैं विलाई। क्या कहते हैं? विलाई। अब क्या होगा कि विलाई के अंदर ऐसे ब्लड वेसल्स होंगी, जो डाइजेस्टेड फूड है, सिंपल फॉर्म में जो फूड है, वो फूड जो है वो विलाई के जरिए एब्जॉर्ब हो जाएगा और इंटेस्टाइन के अंदर, मतलब इंटेस्टाइन से ब्लड के अंदर चला जाएगा।
मैंने बोला इंटेस्टाइन, आप देखोगे ना इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन जैसे ये इंटेस्टाइन है, मैं यहाँ दिखाता हूँ थोड़ा, ये इंटेस्टाइन है ना, इंटेस्टाइन के अंदर ऐसे छोटे छोटे फोल्डेड स्ट्रक्चर्स होते हैं, उंगलियों जैसे ऐसे छोटे छोटे फोल्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, फोल्डेड स्ट्रक्चर होते हैं। उस एक ऐसे फिंगर जैसे स्ट्रक्चर को कहते हैं विलाई। विलाई के अंदर ब्लड वेसल्स होती है। जो डाइजेस्टेड फूड होता है, सिंपल फॉर्म में जो फूड होता है, वो क्या करता है, वो इंटेस्टाइन के अंदर आ जाता है, इंटेस्टाइन उसको अब्जॉर्ब कर लेती है, सोख लेती है, और इंटेस्टाइन के अंदर ब्लड वेसल्स होती हैं। मतलब फूड जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम से अब कहाँ जा रहा है, ब्लड सिस्टम में, मतलब ब्लड में चला जा रहा है। इस वजह से हम बोल रहे हैं एब्जॉर्प्शन हो गई है, बॉडी ने खाना एब्जॉर्ब कर लिया। अब ब्लड के मदद से खाना एसिमिलेट हो जाएगा पूरी बॉडी में, खाना डाइजेस्टेड खाना पूरी बॉडी को पहुंच जाएगा। अब इसके बाद फाइनली इंटेस्टाइन यहाँ खत्म हो रही है, और यहाँ पे आप देखो छोटा सा ऐसे उंगली जैसा फिंगर जैसा स्ट्रक्चर है जिसको कह रहे हैं अपेंडिक्स, ठीक है। और ये अपेंडिक्स की पेन होती है, या आपका बॉडी का ये देखो राइट हैंड, मतलब राइट हैंड साइड पे यहाँ पे होता है अपेंडिक्स, आपका अपेंडिक्स की पेन होती है, इमरजेंसी ऑपरेशन कराना पड़ता है। अपेंडिक्स एक वेस्टिजियल ऑर्गन है हमारी बॉडी में, ऐसा ऑर्गन जिसका माना जाता है कि हमारे पूर्वजों में इसका एक फंक्शन रहता था, ये फंक्शनल होता था, लेकिन अब हमारी बॉडी में ये फंक्शनल नहीं है। हमारी बॉडी में है तो है ये ऑर्गन, लेकिन अब हमारी बॉडी में कोई काम नहीं करता, इसलिए इसको वेस्टिजियल। अपेंडिक्स से आगे बढ़ेंगे तो फूड जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। आपको दिख रहा है ना, इसको लार्ज इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बड़ी होती है, मोटी हो जाती है इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में आप बोलो डाइजेशन नहीं होती है, यहाँ एब्जॉर्प्शन होगी ज़्यादा से ज़्यादा, रीएब्जॉर्प्शन उसको कहते हैं। अब फूड के अंदर कोई बचा बुचा पानी या कोई इंपॉर्टेंट चीज़ जो एब्जॉर्ब नहीं हो पाई स्मॉल इंटेस्टाइन में गलती से भी, वो रीएब्जॉर्ब हो जाएगी इसके अंदर, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। दैट्स इट। मेनली लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर रीएब्जॉर्प्शन किसकी होती है, सॉल्ट और वाटर की, क्योंकि पानी हमारे लिए बड़ा ज़रूरी होता है। अगर कमी हो जाए तो लार्ज इंटेस्टाइन वो उसका काम कर देती है। लार्ज इंटेस्टाइन बड़ी सी होती है। अब लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर वेस्ट मटेरियल इकट्ठा होता रहता है, और फाइनली लार्ज इंटेस्टाइन यहाँ पे खत्म होती है। इस एरिया को कहते हैं रेक्टम। इस एरिया को क्या कहते हैं, रेक्टम। इस रेक्टम में जो है अनडाइजेस्टेड फूड जो है आपका स्टोर होता रहता है, और फाइनली जो है एनस के जरिए लास्ट आपका इंटेस्टाइन जो है वो खत्म हो जाती है एनस पे। एनस के जरिए जो आपका अनडाइजेस्टेड फूड है, जिसको हम फीकल मटेरियल कहेंगे, क्या कहेंगे, फीसिस, ये फीकल मटेरियल या पॉटी कुछ भी कह लो, ये एनस के जरिए बाहर आ जाती है पॉटी, ठीक है। तो दैट्स ऑल अबाउट योर डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग्स, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम हमने देख लिया। इसके बाद ये आपका आ गया पाथवे। यहाँ से मैं आपको रिकैप्चुलेट कर देता हूँ, सुंदर सा पाथवे। बाकी आपको इसका PDF ऐप पे अवेलेबल हो जाएगा, वहाँ से आप रिवाइज कर सकते हो। फूड माउथ में गया, इंजेक्शन हो गई, हमने माउथ में लिया। माउथ के अंदर जो अंदर का एरिया होता है उसको क्या कहते हैं, बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी से फूड गया फैरिंग्स में। फैरिंग्स ये वाला एरिया जहाँ पे बक्कल कैविटी और नेजल कैविटी मिलती हैं, उस एरिया वाले को फैरिंग्स कहते हैं। मैंने आपको डायग्राम में दिखाया था। फैरिंग्स से ईसोफेगस, फूड पाइप में चला जाएगा फूड। ईसोफेगस से स्टमक में जाएगा। अब स्टमक के ना हिस्से होते हैं, स्टमक के हिस्से होते हैं, जैसे मैंने वहाँ नहीं बताया, यहाँ बता देता हूँ। स्टमक के हिस्से होते हैं, जैसे ये स्टमक है, इमेजिन करना, जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज योर स्टमक। हाँ, ये आपका स्टमक है। स्टमक के ये वाले हिस्से को कार्डिक हिस्सा कहेंगे, नीचे वाले हिस्से को पाइलोरिक हिस्सा कहेंगे। समझ आ रही है? तो यहाँ पे थोड़ा सा मिसमैच है, पाइलोरिक यहाँ आना था, कार्डिक यहाँ आना था। वेल, इसको भूल जाओ फिलहाल। तो आप इतना समझो कि जो आपका ईसोफेगस से फूड जाता है स्टमक में, इस चीज़ को प्लीज़ नज़रअंदाज कीजिएगा, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है। मतलब फूड जो है स्टमक में जाता है डाइजेशन के लिए, देन स्टमक से जाता है इंटेस्टाइन्स में। ये जो ड्योडेनम है, ड्योडेनम स्मॉल इंटेस्टाइन का ही एक हिस्सा होता है, ठीक है। जब स्टमक से फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है तो उस एरिया पे जब स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू हो रही होती है, तो स्टार्टिंग की स्मॉल इंटेस्टाइन का स्पेसिफिक क्या नाम है, ड्योडेनम। स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में। अब देखो, जब फूड स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में जा रहा है तो उसी दौरान मैंने आपको बताया था, जब फूड स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में जा रहा है तो उसी दौरान स्टमक मतलब फूड के साथ क्या क्या मिलेगा, बाइल जूस लीवर से, और पैंक्रियास से पैंक्रियाटिक जूस फूड के साथ मिल गया, डाइजेशन होगी। स्मॉल इंटेस्टाइन में भी फर्दर इंटेस्टाइनल जूस डाइजेशन करेगा। स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन से रेक्टम। रेक्टम एक एरिया है जहाँ लार्ज इंटेस्टाइन खत्म होती है और वहाँ पे कुछ देर के लिए
जो अनडाइजेस्टेड फूड है, पॉटी वगैरह, वो स्टोर होती है थोड़ी देर के लिए, एंड एनस के जरिए बाहर। एनस लास्ट पॉइंट है जहाँ से इजेशन होती है। दिस इज ऑल अबाउट योर ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ऑलराइट गाइस, आई होप आपको अगर इसमें मेरे से कुछ छूटा है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शंस में पूछ सकते हैं। बाकी मैं खुद भी बता देता हूँ, आप इसके अलावा एक्स्ट्रा खुद जो पढ़ सकते हैं वो रूमिनेंट्स, डाइजेशन, रूमिनेंट्स के अंदर डाइजेशन, क्योंकि मुझे नहीं लगा वो मेरे को डिस्कस करना चाहिए, शायद मैं MCQ से डिस्कस कर लूँ। तो रूमिनेंट्स की डाइजेशन प्लस इसमें मैंने आपको ब्रीफ में समझाने की कोशिश की है, डिटेल तो इसमें भी बहुत है। जैसे कि मैं एंजाइम्स बता सकता था, कौन सा एंजाइम क्या डाइजेस्ट करता है वो सब। तो अगर आपको उसमें कोई क्वेरी आती है कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं वहाँ पे आंसर कर दूंगा। थैंक यू गाइस।